बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के नावल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त SK। चलिए आइए बिना वक्त ज़ाय किए नावल को शुरू करते हैं। जन्नत के पत्ते बाय निमरा अहमद, किश्त नंबर 4। वो खपती लड़की उसे क्लास के बाहर ही मिल गई। वो फाइलें संभालती बाहर जा रही थी जब उसने हया को रोक लिया। सुने मिस सुलेमान, वो जैसे मजबूरन उसे मुखातिब कर रही थी। हया ने कोफ से पलटकर देखा। वहाँ खदीजा राना खड़ी थी। डीजे जिसे डीजे सिर्फ उसके फ्रेंड कहा करते थे, वो उसकी फ्रेंड ना थी और ना ही बनना चाहती थी। जी खदीजा, बादल नखास्ता उसने ज़रा मुरवत से जवाब दिया। आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया? दरअसल मैडम फरखंदा ने कहा है हम दोनों को जल्द अज जल्द वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते हमने सबांजी को ज्वाइन करना है और आज 13 तारीख है। हमारे पास बस 15 दिन है और तुर्की का वीज़ा 15 दिन में कभी नहीं लगा करता। वो तेज़ तेज़ बोले जा रही थी। उसकी बात कुछ ऐसी थी कि हया को संजीदा होना पड़ा, वरना अभी तक तो वो अब्बा की कही गई बातें सोच रही थी। ओह, तो तब हमें क्या करना चाहिए? कल तुर्किश एम्बेसी जाकर वीज़े के लिए अप्लाई करना है। उनका अजीब सा रूल है कि हर रोज़ सबसे पहले आने वाले 15 उम्मीदवारों का ही इंटरव्यू होता है। एम्बेसी सुबह 7 बजे ही खुल जाती है और लोगों की लाइन लगी होती है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हो गए तो वो हमें अगले दिन पर डाल देंगे। सुन रही हैं ना आप? जी, उसने गायब दिमागी से सर हिलाया। पता नहीं वो क्या बोले जा रही थी। आप मुझे अपना नंबर लिखवा दें ताकि हम कोऑर्डिनेट कर सकें। उसने बेदिली से अपना नंबर लिखवाया। खदीजा उसे अपने फ़ोन में नोट करती गई। ठीक है, कल सुबह 6:30 बजे तक आप डिप्लोमेटिक इंक्लूव तक पहुंच जाइएगा, मैं वहीं होंगी। उसने अच्छा कहकर जान छुड़ाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। और प्लीज़ देर मत कीजिएगा, ये ना हो कि आपकी वजह से मेरा वीज़ा भी रह जाए मिस सुलेमान। वो नाक चढ़ाकर ये जता गई कि आखिर वो भी खदीजा राना है। क्या कंपनी मिली है मुझे। उफ, वो पैर पटक कर आगे बढ़ गई। अब्बा की बातों ने उसे इतना डिस्टर्ब किया था कि उस वक्त वीज़ा वो आखिरी चीज़ था जिसके बारे में वो सोच सकती थी। रात की तारीकी को दुकानों की दीवारों से झलकती रोशन किए हुए थी। जर्द रोशनियों का आग सामने लंबी सीधी सड़क पर भी पड़ा था, जिसकी एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर दिन के वक्त बुक फेर कर स्टॉल लगा करते थे। ये जनाह सुपर था। सियाह जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पर फिसलते स्याह लंबे बाल लिए, वह सर झुकाए खुद फरामोशी के आलम में चल रही थी। अम्मा और अब्बा की कही गई बातें दिल और दिमाग में गूंज रही थी। ये जहान सिकंदर कौन था? उसका मनकू, कजिन, शौहर, वो शख्स जिसके ख्वाब उसने सारी उम्र देखे थे। क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते थे कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़ जाए तो उंगलियां भी जख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो खुद को जख्म दे? अगर वो जहान या सबीन फुप्पू के लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी तो भी उनको सफाई का एक मौका दिए बगैर ही कैसे खुद को उनसे अलग कर ले? वो सीटी की तेज़ आवाज़ थी जिसने उसे ख्यालों के हुजूम से निकाला। उसने चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट में मलबूस। वो मुख्तलिफ सिमतों से उसकी तरफ आ रहे थे। यूं के हर तरफ वहीं थे, घेरा, नरगा, तंग दायरा। जगह कदरे सुनसान थी। काली चबूतरा तारीकी में डूबा था। जगमगाती रोशन दुकानें ज़रा दूर थी। उसका दिल धक से रह गया। वो तेज़ी से पलटी, मगर उधर से भी उनका कोई चौथा आ रहा था। वो मबहूम आवाज़ें निकालते, मानी खेज इशारे करते उसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। वो करीब आते 2 लड़कों के दरमियान से तेज़ी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सबक रफ्तारी से उसकी कलाई थामकर अपनी तरफ खींचा। अभी उसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बौखलाकर पीछे हटा था। टन की जोरदार आवाज़ के साथ किसी ने उस लड़के के सर पर कुछ मारा था। मरन जोगे, बाजी को तंग करते हो? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी डॉली हाथ में पकड़े फ्राई पैन को घुमा घुमा कर मार रही थी। हया हक्का बक्का सी 2 कदम पीछे हुई। जिसको लगा था वो सर पकड़े बिलबिलाता हुआ भागा।
बाकी दो भी साथ ही दौड़े। एक ने जरा फुर्ती दिखाकर डॉली को लात मारनी चाहिए। डॉली ने उसी फ्राई पैन को घुमाकर ऐसी जरब दी कि लड़के का घुटना चटक गया और वो लंगड़ाता हुआ भाग गया। आए बड़े साले, डॉली से पंगा लेते हैं। वो फातिहाना हाथ झाड़ते हुए अब हया की तरफ मुड़ा। पहली दफा जब उसने डॉली को देखा था तो उसे कराहियत आई थी। दूसरी दफा खौफ और उस दिन ट्रैफिक जाम में देखकर गुस्सा आया था। और आज आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज तेज सांस लेती उसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को, छोड़ो जी इन छोड़ो जी छोड़ो जी इन हरामखोरों को बाजी। उनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी उनको। मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई। सीने पर बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज तेज कदमों से चबूतरे की जानिब बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सरा के साथ रात के इस पहर सड़क पे खड़े होना कतन दुरुस्त न था। अरे बाजी जी, गलती सुनो। वो उसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलटकर संजीदगी से उसे देखा। क्या है? उसका मोमी चेहरा दुकानों की जर्द रोशनियों में दमक रहा था। हाय रब्बा, बाजी तुझसे कितने सोने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसारों पर रखे खुशी से चहका। उसे कराहियत आई न खौफ, बस चुपचाप उसे देखे गई। शुक्रिया ही कह दो बाज, शुक्रिया। और कुछ? उसका अंदाज सपाट था। तुसी तो नाराज लगते हो जी। डॉली, तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन तो नहीं दी ना तेनू? हमेशा मदद ही कहती है। तुम्हें किसने कहा है मेरी मदद को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डॉली का मुंह आधा खुल गया। लेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला। मुझे आप अच्छी लगती हो, इसीलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊँगी। उसी लम्हे हया का फ़ोन बजा। उसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। उस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग आ रहा था। वो पैर पटककर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटकाकर बैठ गई। फ़ोन अभी तक बज रहा था। उसने फ़ोन कान से लगाया और डॉली को देखा, जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ उस तक आ रहा था। हेलो हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। उसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डॉली आहिस्ता से उससे ज़रा फासले पर चबूतरे पे बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पोंछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करे, और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, उनमें से एक एक का खून कर दूंगी और उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शौहर के पास चली जाऊँगी। मेरा पीछा छोड़ दे, समझे आप? मज़ीद कुछ सुने बगैर उसने फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाली हो जी? डॉली ने चेहरा उसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे उस मेजर ने बताया नहीं तुम्हें? उसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें? अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा। मैं खुद आता हूँ, अल्लाह की कसम जी। वो रोते हुए कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता। मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब भीचे उसे देखती रही। कुछ था उसमें पुरस्रास, खौफजदा करता, मगर तरहम व तरहम आमेज। ठीक है, मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ। पर तुसी तो इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो अब सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा, ना स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा उसे तकता रहा, जबकि वह खुलाव में घूर रही थी। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर उसे देखा। तुसी फ़ोन में कहे ना? उसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है, अंग्रेज़ी फिल्मों वाला? वो रोना भूलकर खुशी से चहका। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा सरा था, या फिर कोई बहुत बड़ा मक्कार अदाकार। हाँ वही, उसने तरदीद की। उधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है वहाँ। वो अब सामने रोशन दुकानों की कतार को देख रही थी। कैसा है जी ਤੁਹਾਡਾ शौहर? मैं नहीं जानती डॉली। अगर मैं जानती होती तो इधर ना बैठी होती। उसकी पलकें भीग गई। तुम दुआ करो डॉली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाते हुए उठ खड़ी हुई। डॉली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंखों के किनारे साफ करती हुई सड़क की तरफ जा रही थी। डॉली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम उससे मायूस होकर जल्दी वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम इधर जा ही ना सको। वो तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब उसने डॉली को ये कहते सुना।
मगर नहीं, वो डॉली की आवाज़ नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज़ जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी और उसमें जहान सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी ना थी। उसके कदम जंजीर हो गए। तेज़ी से उसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में चबूतरा खाली था। वहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसके अंदर डॉली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। उसे जानना था कि डॉली कौन है, क्या है, क्यों है, क्यों है। उस रात वो मुश्किल से 2-3 घंटे सो सकी थी। फिर फजर की अजान से भी पहले तैयार होकर वो डिप्लोमेटिक इंक्ल्यू पहुंच गई कि खदीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। खदीजा उसे बाहर ही मिल गई। उसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थी। हया सादा शलवार और स्याह जैकेट में मलबूस थी। लंबे खुले बाल कानों में के पीछे अड़सते हुए खदीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर। ये शटल ले लेते हैं। ये तुर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। तभी एक उमर रसीदा साहब और खातून तेज़ी से शटल की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये अंकल आंटी भी तुर्किश एम्बेसी जा रहे हैं। हया जल्दी करें, हमें पहले 15 में से होना है। वो हया का हाथ पकड़कर जल्दी से आगे बढ़ी। फिर ख्याल आने पर पूछ लिया, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी। आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाई हैं ना? और हया का दिमाग भग से उड़ गया। वो रात इतनी डिस्टर्ब थी कि भूल ही गई क्या कि पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था, वो तो अभी बना ही नहीं। हया, खदीजा मुंह खोले हक्का बक्का उसे देख रही थी। नहीं, आई एम सॉरी। और खदीजा, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। उसका सर घूमने लगा था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप खुद क्यों आई हैं? हाँ, आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा, इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी थी और हया, जो इतनी मगरूर और खुद पसंद लड़की थी, जिसकी शख्सियत, उसे लिबास तक हर शय परफेक्ट होती थी और जिसकी मिसालें उसकी क्लास फेलो दिया करती थी, वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी खतीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम थे। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो जल्दी से बेख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके खदीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाए, मैं कल ट्राई कर लूँगी। खदीजा कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, लाए अपना आईडी कार्ड मुझे दे। जी, अपना आईडी कार्ड मुझे दे और आप वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट उठा लाएं। उम्मीद है आईडी कार्ड से एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस पहुंच जाएंगी। मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा और पासपोर्ट ऑफिस तो खुलता भी 9 बजे है, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। उसने फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा, ये नामुमकिन है। मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 में से हो सकूं। हया, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद न हार मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं, आईडी कार्ड दे मुझे आंटी अंकल से पहले पहुंचना है। वो उसके हाथ से कार्ड झपटकर कस्टल की तरफ दौड़ती चली गई। उसने आंखों के किनारे साफ करते हुए घड़ी को देखा। क्या उसका वीज़ा लग जाएगा या डॉली की दुआ पूरी हो जाएगी और वो कभी तुर्की नहीं जा सकेगी? उसे कभी जहां सिकंदर नहीं मिल सकेगा। मगर खदीजा ने कहा था, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि खुद हार ना माने। और उसने सोचा, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। बेदर्दी से आंखें रगड़कर वो गाड़ी की तरफ लपकी। बहुत रैश ड्राइव करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा उसको बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो अंदर भागी। शायद उसकी हिम्मत दिखाने का सिला था। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी किसी गैर शनासा नंबर से उसे कॉल आई। उसने किसी ख्याल के तहत फ़ोन उठाया। हेलो हया, मैं खदीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तो बाहर भाई के पास है, क्योंकि एम्बेसी के अंदर फ़ोन की परमिशन नहीं है। एम्बेसी के गार्ड से फ़ोन लेकर 100 मिन्नतें करके कॉल कर रही हूँ। वो एक ही सांस में तेज़ तेज़ बोले गई। आप किधर है? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ। मेरी एंट्री हुई। उसने गाड़ी में बैठकर चाबी इंगेशन में घुमाई। शुक्र है मैंने तेज़ भागकर उन अंकल आंटी को क्रॉस कर लिया। मैं 14 नंबर पर थी और आपकी भी एंट्री करा दी है। आपका 15वां नंबर है।
ओह शुक्र, लेकिन उन्होंने उन अंकल आंटी को रोक रखा है कि अगर आप ना आई तो उनका इंटरव्यू हो जाएगा, और वो आंटी मुसलसल तस्बीह पढ़ रही हैं। हया, आप जल्दी आ जाएं। मैं आ रही हूँ, बस अभी ऑफिस टाइम है ना, तो ट्रैफिक बहुत हैवी है, बस जल्दी से आ जाएं। ये बार बार पूछ रहे हैं कि मेरी दूसरी साथी किधर है। बस थोड़ी देर और। उसने एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। ट्रैफिक नहीं, हाँ, ट्रैफिक हस्बे मामूल फंसा हुआ था। बेपनाह रश, हॉर्न का शोर, बंद सिग्नल, फंसी हुई गाड़ियाँ। वो बार बार फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी घड़ी देखती और फिर सुस्त रवि से चलते ट्रैफिक को। बमुश्किल मरी रोड से निकल पाई तो सुकून का सांस लिया। मामूल की चेकिंग के बाद वो 11 बजे तक उस ओपन एरिया लाउंज में पहुंच पाई जहां खदीजा थी। तर्क रग्स, मखसूस तर्क ब्लू आई, ईविल ब्लू और तुर्की के नक्शों से वो लाउंज सजाया गया था। खदीजा एक सोफे पर मुंतजिर परेशान सी बैठी थी। उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हया, उन्होंने सबके इंटरव्यू रोक रखे हैं, पहले हमारा होगा। अच्छा, मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं था, और फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था। वो खुश शक्ल सा तुर्क डिप्लोमेट उनके इंतज़ार में बैठा था। वो खदीजा के आगे चलती हुई सामने हुई और अपनी फाइल शीशे की खिड़की के सुराख से अंदर कर दी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर उसका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो? उस ऑफिसर ने उनकी फाइलें उठाई, उनसे फॉर्म निकाले और फाइलें वापस बंद करके रख दी। अगर उसने वीज़ा देना होता तो उनसे इंटरव्यू करता, कुछ तो पढ़ता, कोई सवाल तो पूछता, मगर वो बस सरसरी सा फॉर्म देख रहा था। तो क्या वो वाकई उसका वीज़ा मुस्तरद करने लगा था? फॉर्म पे एक निगाह दौड़ाकर उसने सर उठाया और संजीदगी से उन दोनों को देखा जो बिना पलक झपके, सांस रोके उसको देख रही थी। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। उसने साथ ही मेज़ पर रखा एक कागज़ उठाया। मुझे सबांजी यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट भिजवाई थी, उसमें आपके नाम है, ताकि मैं आपका वीज़ा लगा दूं। खैर, वीज़ा कल तक स्टैंप हो जाएगा। आप में से कोई एक कल आकर दोनों पासपोर्ट पिक कर लें, शाम 4 बजे तक। राइट? राइट। फरते जज्बात से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो जैसे ही उसके ऑफिस से निकली, एक साथ ही रुक गई और एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया। आई एम सॉरी खतीजा, बेवक्त दोनों के लबों से निकला था, और फिर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गई। बिलाखिर उसे यकीन आ गया था कि हाँ, वो वाकई तुर्की जा रही है, वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो तुर्की जहाँ वो रहता है, वो जो हमेशा से उसके दिल के साथ रहा था। वेलकम, वेलकम मी ओ सबांची, वेलकम मी ओ सबांची, मुझे खुशामदीद कहो है सबांची, सबांजी। भाई तो चले गए थे मुझे ड्रॉप करके। मैं आपके सेल से उनको कॉल कर लूँ कि वो मुझे पिक कर ले। डेप्यूमेटल इंक्लूव से निकलते हुए खदीजा ने परेशानी जाहिर की तो उसने मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी खदीजा, आप मुझे डीजे और तुम कह सकती हैं। श्योर। उसने पार्किंग में खड़ी गाड़ी का लॉक खोला। मुझे जन्ना सुपर तक जाना है। क्यों ना करे कि कुछ शॉपिंग कर लें। आपने कुछ तो लेना होगा खदीजा। उसकी ताकीद के बावजूद भी वो तकल्लुफ़ ख़त्म ना कर सकी। स्वेटर्स लेने हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी। फिर वहीं चलते हैं। शाइनो शोर के बिलमुकाबिल चबूतरा खाली था, मगर दिन के वक्त वो इतना वीरान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लगा था। और वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। वो नीडल, या अल्लाह, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं ना। वो नीडल अमीब्रेशंस पे सेल लगी है, आए कुछ देख लेते हैं। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से कोई अच्छा शर्ट पीस ले आए, और आज तो सेल भी लगी थी। वो और खदीजा आगे पीछे शेज़े का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और बाहर की खनकी का मिला जुला तासिर। जर्द सपाट लाइट से चमकती छत और हर तरफ शोकेस पर फैले कढ़ाई वाले कपड़े।
वो महूसी स्टैंड पे लगे नमूने देखती आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी जिसके पीछे खड़ा मुस्तैद सेल्समैन उसे देखकर फौरन मुतज्जा हुआ। जी मैम, ये पिंक वाला दिखाएं जिस पर वाइट एम्ब्रॉयडरी है। उसने उंगली से पीछे रोल किए हुए खान की तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर देखा। मैम, ये मैंने सामने रखा है, ये सामने ही पड़ा है। वो उससे चंद फीट बाएं जाने इशारा कर रहा था जहाँ एक फैमिली खड़ी उसी कपड़े का मुआयना कर रही थी। ओह थैंक्स। वो चंद कदम चलकर बाएं जानिब आई जहाँ मेज़ पर वो खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट का फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया के बिल्कुल बाएं जानिब एक नौजवान सर झुकाए कपड़े को हाथ से मसलकर चेक कर रहा था। उसके साथ एक नफीस मुअम्मर सी खातून और एक कम उम्र ऊंची पोनीटेल वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक वाला ले लेते हैं। सानिया भाभी का कम्प्लेक्शन फेयर है। उन पर सूट करेगा। क्यों भाई? वो अब नौजवान की राय मांग रही थी। हया ना चाहते हुए भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। उसे बस यही जल्दी थी कि कब वो नौजवान उस कपड़े को छोड़े और वो उसे देख पाए। उस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा उस शख्स के हाथ में था। उसने उसे हाथ में यूं पकड़ा हुआ था कि उसकी हथेली वाली तरफ ऊपर थी। हया उसके हाथ में पकड़े कपड़े को देख रही थी। दफतन उसकी निगाहें कपड़े से उस शख्स की कलाई पर फिसलती गई। वो बुरी तरह चौंकी। उसकी कलाई पर कांटे का सुर्ख गुलाबी निशान था, जैसे जला हो या कोई बर्थमार्क। चलिए जी, एपिसोड 4 यहाँ पे ख़त्म हुआ। यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किस नंबर 5 के साथ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर किया कीजिए और अपनी राय मुझे बताइए। आपको मेरी आवाज़ कैसी लग रही है? मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ रही हूँ या स्लो? प्लीज़ मुझे बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।